हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं कौशिक आनंद एक नया सब्जेक्ट लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस सब्जेक्ट में हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, बेहतरीन चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हम लोग आपको एक नई दुनिया में लेकर के जाएंगे। अभी आपने स्क्रीन के ऊपर जो कुछ चीज़ें देखी है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होंगी कि आखिर ये चीज़ें है क्या, कौन सी चीज़ें आ गई भाई मैकेनिकल में पढ़ने के लिए। तो मेरे छात्रों, मेरे स्टूडेंट्स, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कौशिक आनंद आपको बिल्कुल ही आसानी से इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल से आपको बताऊंगा। और छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। छोटी चीज़ें तो ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप पहले स्क्रीन को अच्छे से देखिए और देखिए कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अभी आगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे पहले देखिए इसको। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा अपने स्क्रीन के ऊपर में? इस स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी स्लिप गेज। स्लिप गेज दिख रहा होगा फर्स्ट फर्स्ट जो आपका एनिमेशन है उसके अंदर। अब स्लिप गेज के बारे में यदि पढ़ना है तो हम लोग कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं? कौन सा ऐसा काम है जिसमें स्लिप गेज का यूज हम लोग करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है। स्लिप गेज जो होता है, एक तरह का मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ कंपेयर करते हैं जो बिल्कुल ही परफेक्ट है। ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर ही होगा। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर ही होगा। तो ये 1,000 मीटर क्यों होगा? 1,1100 मीटर क्यों नहीं हो सकता है? 1,001 मीटर क्यों नहीं हो सकता है ना कहीं से ये तय किया गया है कि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर ही होगा। तो वो जो 1,000 मीटर 1 किलोमीटर का है, जो पहले से तय किया हुआ है, वो हमारा स्टैंडर्ड कहलाता है। और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, दूसरे डिस्टेंस के मेजरमेंट्स को, जो भी हमारे मीटर हो गए, मिलीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, उसको उसके साथ हम लोग कंपेयर करवाते हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ हमारा स्लिप गेज के साथ भी होता है। स्लिप गेज जो है, एक तरह से लेंथ का स्टैंडर्ड है। लेंथ मतलब क्या हो गया? अभी आपको स्क्रीन पे एक माइक्रोमीटर दिख रहा होगा। माइक्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर नापते हैं या लेंथ नापते हैं। ठीक है, किसी भी शाफ्ट का डायमीटर या किसी भी ब्लॉक का जो है लेंथ मापने का काम करते हैं। ठीक है, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बहुत सारे इसके जो टाइप्स हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो है स्लिप गेज यहाँ पे आकर के लग गया। स्लिप गेज को माइक्रोमीटर यहाँ पे मेजर कर रहा है, तो क्या लिख रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स क्या होता है? लेंथ कहलाता है। यानी दो अपोजिट साइड्स के बीच का डिस्टेंस लेंथ कहलाएगा। ये हमारा स्लिप गेज है। अब स्लिप गेज जो है, ये एक्चुअली में क्या होता है, स्टैंडर्ड ब्लॉक्स होता है। यहां मैंने लिखा है, स्लिप गेज आर द ब्लॉक विच इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ अवेलेबल फॉर यूज इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में यूज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ का यूज जो हम लोग करते हैं, वो हमारा स्लिप गेज कहलाता है। तो इनमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे ब्लॉक्स रहते हैं जो अलग अलग लेंथ्स के रहते हैं। उन लेंस का, उनको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
जो भी चीजें हम लोगों को मापनी है, हम लोग इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि ये उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे इंच हो गया, एक टेप हो गया है ना, मेजरिंग टेप होता है, उसमें इंचेस लिखे हुए रहते हैं। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इंची टेप, ऐसे बोलते हैं इंची टेप, बिहार में ऐसे बोला जाता है। सो वो टेप पे क्या होता है, बहुत सारे स्केल्स बने हुए रहते हैं। उन स्केल पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह का डिवीजन बना हुआ रहता है, ठीक है। मीटर, इस तरह का, इंचेस, फीट, इस तरह का डिवीजन बना रहता है। तो क्या करते हैं हम लोग, उससे मापते हैं कि कितने फीट का है, कोई भी डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये लेंथ का स्टैंडर्ड हो जाता है। उसी तरह स्लिप गेज भी जो है छोटे छोटे लेंथ का है, जैसे मिलीमीटर में करना है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे 10 मिलीमीटर का दिख रहा होगा आपको, 10 मिलीमीटर के लिए इसको मापा गया है, ठीक है। सो ये हमारा एक मेजरमेंट का एक तरीका है। दूसरी तरफ हम लोग एम्पलीट्यूड को माप रहे हैं। इस वाले जो एनिमेशन है उसमें देखिए, यहाँ एम्पलीट्यूड को मापा जा रहा है, यानी वेव्स के थ्रू हम लोग एम्पलीट्यूड को माप रहे हैं। तो ये जो एपरेटस है, ये जैसे आगे बढ़ता है तो एक पर्टिकुलर सिग्नल देता है वहां पे, दूसरा पीछे आता है तो वहां भी एक सिग्नल देता है। तो एम्पलीट्यूड हमारा ये दिखा रहा है। तो ये जो पूरा जो सिनेरियो हमारे पास डेवलप हो रहा है, ये पूरा जो हम लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है और बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है। और इस सब्जेक्ट का नाम है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, नाम में ही आपको चीजें जो है स्पष्ट होती नजर आ रही है। मेजरमेंट यानी मापने, मेजर करने, माप करने, छोटी से छोटी डायमेंशंस को नोट करने, उसके काम में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मेट्रोलॉजी जो है, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं किस तरह से मेजरमेंट करना है, कौन सी टेक्निक को लगाना है। क्योंकि आप इंजीनियर्स हैं तो आप टेक्निक सीखेंगे, आपको मजदूरी वाला काम नहीं करना है, आपको टेक्निक सीखना है। और वहां पे आप टेक्निक बताइएगा जो आपके अंदर में काम करेगा उसको। तो इन टेक्निक्स को सीखने का एक ही तरीका है कि इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से आप विस्तार पूर्वक पढ़ें, बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़ें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस सब्जेक्ट के सिलेबस डिस्कशन की ओर। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर साथ ही साथ हमारे जीवन में भी वो बहुत ही उपयोगी साबित होंगी जब हम किसी जगह पे नौकरी करते रहेंगे, कहीं पे हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो उस संस्थान को हमारे इस नॉलेज से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ताकि हमारा भी प्रोग्रेस होगा और उस संस्थान का भी प्रोग्रेस होगा, उस इंडस्ट्री का भी प्रोग्रेस होगा। तो बेहतर नॉलेज के लिए बेहतर कंसंट्रेशन और बेहतर पढ़ाई आपको नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक पे मिल रहा है, बेहतर टीचर्स के द्वारा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन को मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी का। बने रहिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे फर्स्ट यूनिट जो है, पहले आप इस पे स्क्रीन के ऊपर में देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपको दिखती नजर आ रही हैं। तो ये तीन डायग्राम्स आपके सामने में आ गए हैं। ये तीन डायग्राम्स किस चीज के बारे में है उनको मैं बताता हूं। ये जो डायग्राम है ये हमारा एक बेवल प्रोटेक्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बेवल प्रोटेक्टर। और बेवल प्रोटेक्टर से हम क्या करते हैं? एंगल मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करना है तो हम लोग इस सब्जेक्ट को जो है दो भाग में कर रहे हैं, एक मेजरमेंट का भाग होगा, एक मेट्रोलॉजी का भाग होगा, ठीक है। सो यूनिट 1 में मेजरमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग एंगल जब मेजर करते हैं, एंगल मतलब क्या हो गया? दो कंसेक्यूटिव लाइंस के बीच का जो एंगुलर मेजरमेंट है, बीच का जो बिल्कुल समझिए कि एक पॉइंट कांस्टेंट है, दूसरा पॉइंट यदि डेविएट कर रहा है तो बीच का एक एंगल जो हम लोग निकालते हैं उसको कैसे मेजर करेंगे? तो हम लोग बेवल प्रोटेक्टर से करेंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो है हमारा थ्रेड प्लग गॉज। ये हमारा जो है एक थ्रेड प्लग गॉज है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं? थ्रेड के डायमीटर्स को नापते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड के डायमीटर्स को मापते हैं। ये हमारा एक थ्रेड प्लग गॉज है। दूसरा जो तीसरा जो फिगर है हमारे पास, ये है थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज, ये थ्रेड प्लग गेज है, ये थ्रेड रिंग गेज है। इससे भी हम लोग मेजरमेंट करने का ही काम करते हैं, चीजों को मेजर करते हैं,
जो थ्रेड्स है उनका डायमीटर मेजर करते हैं इन दोनों डिवाइसेस से। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक थ्रेड प्लग गॉज है, एक थ्रेड रिंग गेज है। तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट 1 में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें कि डेफिनीशन हम लोग मेजरमेंट का पढ़ेंगे कि मेजरमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस क्या है मेजरमेंट का। सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया मेजरमेंट करने का महत्व क्या है, किस वजह से हम मेजरमेंट करते हैं और उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि मेजरमेंट की ज़रूरत हम लोगों को तब पड़ती है जब हम लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया को स्पेसिफाई करना रहता है, पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम लोगों को बताना रहता है, उसके डायमेंशन को बताना रहता है, तभी हम मेज़र करते हैं। या फिर हम लोगों को एक ऐसे चीज़ का निर्माण करना है जो कि एक डायमेंशन हम लोगों को दिया गया है कि इतने ही डायमेंशन में बनाना है, तो उतने ही डायमेंशन में बनाने के लिए हम मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास अवेलेबल है, या जो डायमेंशन है हमारे पास, जो हमारे पास उपलब्ध है, उनके साथ हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, वो हो जाता है मेजरमेंट। तो उसकी महत्व तो बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, ये ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फिर आ जाता है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं मेजरमेंट करने के। दो तरह के तरीके हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट और डायरेक्ट मेजरमेंट से हम लोग जो है किसी भी तरह के चीज़ों को माप सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ों को जांच सकते हैं। फिर आ जाता है जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम। जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम में जनरल जो मेजरमेंट के तरीके हैं, जैसे कि लेंथ मेजरमेंट हो गया, एंगल मेजरमेंट हो गया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जनरलाइज्ड। फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है मेजरमेंट क्या होता है, प्राइमरी मेजरमेंट क्या है और सेकेंडरी मेजरमेंट क्या है, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। फिर है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग सेलेक्ट करेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी चीज के लिए, जो मेजरमेंट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी टूल या जो भी उपकरण आप चूज करेंगे, आप उसमें से चुनेंगे, उसमें कौन कौन सी चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि हम अगर मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर को उठाते हैं, स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है, किसी भी नट या बोल्ट को जो है टाइट करना, स्क्रू को टाइट करना, बेसिकली किसी स्क्रू को टाइट या लूज करना, तभी हम लोग स्क्रू ड्राइवर को उठाते हैं। ठीक है, पेचकस जिसको बोला जाता है। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि अभी हम लोगों के पास एक स्क्रू होगा, उस स्क्रू को हम लोगों को क्या करना है, किसी भी तरह से खोलना है या किसी भी तरह से टाइट करना है, तो हमारे दिमाग में ये आता है, तभी हम स्क्रू ड्राइवर को उठाते हैं। ठीक वैसे ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चूज करने से पहले, चुनने से पहले आपके दिमाग में जो जो चीजें आएंगी वो कहलाएंगी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहां लिखा हुआ है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है टर्म्स एप्लीकेबल टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से टर्म्स हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब हो जाता है उससे जुड़ा हुआ कोई शब्द, उससे जुड़ा हुआ कोई वाक्य जो हम लोगों को मेजरमेंट करने के लिए जरूरी है। तो वैसे वाक्यों को, वैसे टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर एप्लीकेबल टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब हम लोग बात करते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की। प्रिसीजन का मतलब होता है कितना प्रिसाइज है, यानी शुद्धता। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो कितना शुद्ध है, कितना प्योर है ना। कोई भी चीज जो है हमारा बनता है या कोई भी चीज हमारे पास लाई जाती है, तो उसकी शुद्धता क्या है, दैट इज हाउ मच प्रिसाइज एन इंस्ट्रूमेंट इज फॉर यूजिंग एनी वर्क, फॉर यूजिंग फॉर एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट जो है कितना शुद्ध है, कितना लायक है कि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा एक टर्म आ जाएगा प्रिसीजन। साथ ही साथ फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है परिशुद्धता। एक हो गया शुद्धता, दूसरा हो जाता है परिशुद्धता। परिशुद्धता में क्या आ जाएगा, एक्यूरेसी का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा कोई भी सामान जो है स्टैंडर्ड से कितना नजदीक है। जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा स्टैंडर्ड पहले से निर्धारित है, उसके कितना नजदीक आ रहा है। ठीक है, मतलब 100% यदि स्टैंडर्ड की जो है माप हम लोग 100% दे रहे हैं, तो क्या वो 98% है, क्या वो 96% है, क्या वो 90% है, कितना पास है। ठीक है, तो वो हो जाता है एक्यूरेसी। सो यहाँ पे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे मेजरमेंट सेक्शन के लिए।
फिर आ जाता है सेंसिटिविटी एंड रिपीटेबिलिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सेंसिटिविटी, टीवीटी, सेंसिटिविटी मतलब सेंस करने की एक्टिविटी को हम लोग सेंसिटिविटी बोलेंगे। मतलब कि अगर आपको पता चल रहा है कि ये सामान जो है अब खराब होने वाला है, तो आप उसको पहले से देख लेंगे, वो अपना लक्षण दिखाने लगेगा। तो वो अपना जो लक्षण दिखाता है किसी भी चीज को खराब होने की या किसी भी चीज किसी भी तरह के सेंस होने की एक्टिविटी को, उसको हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं। रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, अगर किसी के अंदर ये वो सक्षम है कि वो अपनी चीजों को फिर से दोबारा से यूज कर सकता है, रिपीट कर सकता है, ठीक है, उसको रिपीटेबिलिटी बोलेंगे। यानी अगर कोई मान लीजिए स्टील है, उसको आपने एक बार यूज कर लिया है, स्टील को जब यूज कर लिया है तो वापस से उसको यूज कर सकते हैं या नहीं, वो स्टील की रिपीटेबिलिटी को दर्शाएगा। ठीक है, क्लियर है। कोई भी मेटल हो, स्टील ही नहीं, स्टील है, कास्ट आयरन है, हमारे पास ब्रॉन्ज है, ब्रास है, बहुत सारे मेटल्स हैं। तो उन सभी मेटल्स का जो है यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर दोबारा से कर सकते हैं तो रिपीटेबिलिटी उसका कहलाएगा। तो वो चीजें जो है हमारी इसमें आ जाती हैं। फिर आ जाएगा रेंज। रेंज का मतलब हो गया एक सीमा जिसके अंतर्गत हम लोगों को काम करना है, वो हमारा रेंज हम लोगों को पता होना चाहिए। फिर आ जाता है थ्रेशोल्ड, हिस्टेरेसिस, कैलिब्रेशन। थ्रेशोल्ड भी जो है एक तरह से सीमा को ही दर्शाते हैं। ठीक है, सीमा, कितने सीमा तक हम लोगों को काम करना है, वर्क करना है। फिर हिस्टेरेसिस आ जाता है। तो हिस्टेरेसिस जो आ जाता है, ये एक डिफरेंस है बिटवीन द सेपरेट मेजरमेंट्स टेकन एट द सेम पॉइंट्स। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट मेजरमेंट्स टेकन एट द सेम पॉइंट। अब जैसे इसके लिए मैं एक आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए हिस्टेरेसिस में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ है इनपुट वर्सेस आउटपुट का। ठीक है, इनपुट वर्सेस आउटपुट का हमने एक ग्राफ बनाया है किसी भी चीज के इनपुट को और आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, कि कितना इनपुट हम दे रहे हैं और उससे हमको कितना आउटपुट मिल रहा है। अब हिस्टेरेसिस इसमें क्या होगा कि पहला एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें मेजरमेंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज किया, ये ग्राफ हो गया। दूसरा जो है डिक्रीजिंग मेजरमेंट वैल्यू के लिए, यानी कि मेजरमेंट का वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज किया जब हमने उसको देखा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गए, दो वैल्यूज आ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। इसको और इसको दोनों को हिस्टेरेसिस बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, यही हमारा हिस्टेरेसिस एरर कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टेरेसिस एरर। ठीक है, ये एक हिस्टेरेसिस का एग्जांपल मैंने समझाया कि ये इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, मेजरमेंट्स में ये चीजें जो हैं आपके सामने में आएंगी। ठीक है, समझ में आ गया हिस्टेरेसिस क्या होता है। अभी हम लोग जो है अपने स्क्रीन पे आते हैं। चलिए, तो हिस्टेरेसिस हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हिस्टेरेसिस के बाद थ्रेशोल्ड जो है सीमा हो गया, हिस्टेरेसिस आपने देख लिया। इसके बाद जो हो जाता है कैलिब्रेशन को देखते हैं। तो कैलिब्रेशन को समझने के लिए हम लोग को ये देखना है कि ये एक कंपैरिजन है बिटवीन अ नोन मेजरमेंट एंड द मेजरमेंट यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप अपने इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, उसको एक जगह लिख लेंगे, और एक पहले से कोई मेजर किए हुए स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको आप एक जगह देख लेंगे और उन दोनों को बीच में कंपेयर करके देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। उसको हम लोग कैलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैलिब्रेशन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना। फिर आ जाता है एरर्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के दौरान कौन कौन सी त्रुटियां आती हैं, छोटी से छोटी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है एरर आने की, त्रुटियां आने की, क्या क्या, उसको कैसे विभाजित करेंगे, है ना, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। सिस्टमैटिक और रैंडम एरर, ये दोनों जो हैं एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक मतलब कि एक हमको पता होता है कि इतने समय के बाद इसमें ये त्रुटि आएगी, ये सिस्टमैटिक एरर हो गया। रैंडम एरर में हमको पता नहीं होता है, कभी भी कहीं भी कोई भी त्रुटि आ सकती है।
ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट में ही। अब जो सेकेंड सेक्शन है उसमें है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग देखेंगे उन उपकरणों के बारे में जिससे हम लोग मेजर करते हैं, जिससे हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा है, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन में हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, डेफिनेशन वगैरह। फिर आ जाता है थ्रेड मेजरमेंट। थ्रेड्स जो होते हैं वो गियर के ऊपर बने हुए रहते हैं, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में जो है गुना बोलते हैं। जैसे कि आप स्क्रू को देख लीजिए या आप नट एंड बोल्ट को देख लीजिए। तो नट एंड बोल्ट में जो है बेसिक डिफरेंस आपको क्या नजर आएगा, मैं इसमें बताता हूं। नट और बोल्ट में जो है बेसिक डिफरेंस नजर आएगा आपको। ये जो चीज है ये हमारा हो जाता है बोल्ट, और जो इसके ऊपर में माउंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं नट। तो इसके ऊपर में जो है ऐसे 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 ये गुना बना हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड्स। ठीक है, इसी में बहुत सारी चीजें आती है। पिच आता है, पिच का मतलब हो गया कि दो थ्रेड्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, एक थ्रेड और दो थ्रेड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे पिच। ठीक है, तो ये हमारा बोल्ट कहलाता है। सो इसमें इस थ्रेड के मेजरमेंट के लिए भी चीजों को यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है थ्रेड्स को मापने के लिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड्स मेजरमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा आपका थ्रेड गेज माइक्रोमीटर। थ्रेड गेज माइक्रोमीटर आता है, एक डिवाइस होता है। एंगल मेजरमेंट में जैसा हम लोगों ने बेवल प्रोटेक्टर यहाँ देखा था, एंगल मेजरमेंट करने के लिए बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करेंगे। साइन बार भी एक तरह से एंगल मेजरमेंट ही करते हैं, पर उसमें हम लोग को एक्यूरेट डाटा मिलता है कि वो पर्टिकुलर कोई भी जगह पे अगर थोड़ा सा भी टिल्ट है, थोड़ा सा भी अगर उठा है, उबड़ खाबड़ है, तो वहां कितने एंगल से वो ऊपर उठा है या कितने एंगल से नीचे गया है, वो साइन बार से हम लोग पता कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिवाइस होता है। फिर आ जाता है गेजेस। गेजेस जो होंगे ये आपके मेजरिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनमें आपका प्लेन गेज हो जाता है, प्लेन प्लग गेज जो हम लोगों ने यहाँ देखा था, प्लेन रिंग गेज भी हम लोगों ने यहाँ देखा, स्नैप गेज हो जाता है, लिमिट गेज हो जाता है, कॉम्पेरेटर्स आता है। कॉम्पेरेटर्स से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं, जो आपका वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच में। कैलिब्रेशन भी वही हुआ, कॉम्पेरेटर भी वही हुआ। कॉम्पेरेटर से हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वहां एक टर्म दिया हुआ था कैलिब्रेशन, यहाँ पे देखिए कैलिब्रेशन जो दिया हुआ था, इससे हम लोग वही चीज कर रहे थे, जो आपके इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू आ रहा है और जो पहले से स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसके वैल्यू को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो हमारा कैलिब्रेशन कहलाता है। और जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, कंपेरेटर। ठीक है, फिर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है कंपैरेटर की, विशेषताएं क्या है, कंपैरेटर की क्या विशेषता है उसको हम लोग देखेंगे। टाइप्स कौन कौन से हैं कंपैरेटर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, बहुत सारे विभाजन किए गए हैं कंपैरेटर के, उनको हम लोग देखेंगे इसमें। फिर थर्ड सेक्शन में जो है वो सरफेस फिनिश को बता रहा है। सरफेस फिनिशिंग बहुत जरूरी है, सतह की फिनिशिंग। कोई भी अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी मटेरियल का निर्माण करते हैं, तो आपको क्या करना रहता है, फिनिशिंग अच्छी देनी रहती है। आप कहीं भी जाइए, किसी बढ़ई के यहाँ भी जाइए, किसी लोहार के यहाँ भी जाइए, वो आपको अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं देगा, सरफेस फिनिश, तो आप उस सामान को लीजिएगा ही नहीं। तो जो दिखता है वही बिकता है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको जो दिखेगा शाइनिंग, जो एकदम बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस दिखेगा, उसी को आप खरीदेंगे ना, ये उबड़ खाबड़ चीजों को आप नहीं लेंगे। तो सरफेस फिनिश जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टर्मिनोलॉजी ऑफ सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश में क्या क्या टर्म्स यूज करेंगे हम लोग, उसको हम लोग देखने वाले हैं। फिर टेलीसर्फ सरफेस रफनेस टेस्टर है, ये एक तरह का सरफेस रफनेस को दर्शाता है। रफनेस का मतलब हो गया कितना ज्यादा उसके ऊपर में, सरफेस के ऊपर में उबड़ खाबड़ चीजें हैं। उबड़ खाबड़ मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं है, गड्ढा है कहीं पे, उसको वॉइड्स बोलते हैं। जो जब आप माइक्रो स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो उसमें भी आपको वॉइड्स दिखा होगा, थर्ड सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया है, तो वहां पे भी आपको जो है वॉइड्स दिखेगा, गड्ढे जो हो जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। तो सरफेस के ऊपर भी गड्ढे दिखेंगे, तो ऊबर एंड खाबर, क्रिस्ट एंड ट्रफ्स आपको दिखेगा। तो ऊबर खाबर चीजें जो दिखेंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफनेस, सरफेस की रफनेस। तो उसको भी टेस्ट करने के लिए एक जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो हमारा टैली सर्फ सरफेस रफनेस टेस्ट है। फिर कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन है, ये भी एक तरह का सरफेस रफनेस को मेजर करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेजरमेंट्स के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब के बारे में हम लोग को यूनिट 1 में अपने कवर करना है। चलिए, अब हम लोग पहुंच जाते हैं यूनिट 2 की तरफ। अब इसमें जो है कुछ चीजें स्क्रीन पे आ रही हैं, पहले आप इनको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्या दिखा आपको? इधर एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, ये हमारे प्रेशर ट्रांसड्यूसर का डायग्राम है। इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रैगम, प्रेशर ट्रांसमीटर और ट्रांसड्यूसर। अब आप बोलिएगा कि सर ट्रांसमीटर या ट्रांसड्यूसर क्या होता है? तो ट्रांसड्यूसर एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एनर्जी को चेंज करता है, मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म में। और बेसिकली जो मेजरमेंट्स हम लोग करेंगे उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंची टेप से नाप के या मेजरिंग टेप से नाप के कहीं लिख के ले जाएंगे वो, और किसी इलेक्ट्रिकली सिग्नल के थ्रू हम लोग कोई डाटा को कंप्यूटर पे लेकर के प्रिंट करके लेके जाएंगे वो। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। आप जब मैनुअली किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें एरर्स की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि आप एक रफ आइडिया लेते हैं। पर अगर एक्यूरेसी की बात होगी, बहुत एक्यूरेट चीजों को आपको मेजर करना है, तो आपको कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा, आपको डिजिटल चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसमें एक ट्रांसमीटर जो होता है या ट्रांसड्यूसर जो होगा, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो ये जो फर्स्ट आपका डायग्राम है, ये आपका प्रेशर ट्रांसमीटर है, ठीक है। डायफ्रैगम टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर या प्रेशर ट्रांसड्यूसर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये है। दूसरा जो हमारे पास डायग्राम है, ये एक मैक्लोइड वैक्यूम गेज है। क्या बोलते हैं इसको? मैक्लोइड वैक्यूम गेज, है ना, MCLEOD। अभी पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे उसमें। ये हमारे प्रेशर को ही चेक करने का काम करता है, मतलब वेरी लो प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं मैक्लोइड प्रेशर गेज। जो थर्ड है हमारा, वो कहलाता है प्रोनी ब्रेक लोड रोटेटिंग मशीन। थर्ड क्या कहलाता है? प्रोनी ब्रेक लोड रोटेटिंग मशीन। प्रोनी ब्रेक लोड रोटेटिंग मशीन ये हमारे टॉर्क को मेजर करता है। जो टॉर्क जो है इंजन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, उसको मेजर करता है। ये भी एक तरह का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, प्रोनी ब्रेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोगों को अपने सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो आ जाता है हमारा ट्रांसड्यूसर्स एंड स्ट्रेन गेज। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदलता है ना। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है मेजरमेंट्स को, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है हमारे मेजरिंग करने के लिए। फिर हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है ट्रांसड्यूसर्स का, कैसे कैसे हम लोग विभाजित करते हैं। फिर आ जाता है टू कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर्स, पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। ये दो जो हैं आपके टाइप्स हैं। अब हमारा इसके बाद आ जाता है स्ट्रेन गेज एंड मेजरमेंट। स्ट्रेन गेज जो है एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन है, जो कि फोर्स या स्ट्रेन को मेजर करने का काम करते हैं हम लोग। अब जैसा कि हम लोग को पता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेस मतलब हो गया कि फोर्स अपॉन एरिया, यानी कितना फोर्स लगा रहे हैं और उस वजह से कितना एरिया जो है हमारा डिस्प्लेस हो रहा है। स्ट्रेन मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ, पहले जो लेंथ था स्ट्रेस होने के बाद अब क्या लेंथ हो गया, उसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। तो उस तरह की चीजों को अगर कोई मेजर करता है तो वो हमारा स्ट्रेन गेज कहलाता है, ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही कन्वर्ट करता है, एक तरह का सेंसर है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर मेजरमेंट्स उसका देखेंगे। स्ट्रेन गेज क्या होता है, क्लासिफिकेशन कितने हैं, माउंटिंग्स स्ट्रेन गेज की क्या है, स्ट्रेन गेज को कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है, किसके ऊपर में लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। स्ट्रेन गेज रोजेट्स 2 और 3 एलिमेंट्स, स्ट्रेन गेज के रोजेट्स होते हैं, एक तरह का उपकरण है। 2 और 3 एलिमेंट्स के लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी है, आसानी से हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है।
फिर आ जाता है हमारा मेजरमेंट्स ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड प्रेशर। सो यहाँ पे जो है फोर्स, टॉर्क एंड प्रेशर का जो मेजरमेंट करेगा उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी फोर्स जो होता है, बल, उसको मेजर करने का काम करेंगे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट करेगा, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन टू फोर्स मेजरमेंट, इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि फोर्स मेजरमेंट का जो कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है उनको हम लोग यूज करने वाले हैं फोर्स के मेजरमेंट के लिए, बल के माप के लिए। इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है स्प्रिंग बैलेंस, जो कि बैलेंस करके दिखाता है, फोर्स को मेजर करके दिखाता है, उसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। प्रूविंग रिंग होता है, प्रूविंग रिंग एक तरह का एक रिंग होता है, इलास्टिक मटेरियल का रिंग होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है अंदर में, जो कि क्या करता है, हमारा जो फोर्स है उसको मापने का काम करता है। ठीक है, प्रूविंग रिंग उसको हम लोग बोलते हैं। तो जिसमें एक इलास्टिक रिंग रहेगा जिसका डायमीटर हम लोग को पता रहेगा, और एक मेजरिंग डिवाइस लोकेटेड रहेगा सेंटर में। ठीक है, इलास्टिक रिंग रहता है, उसका डायमीटर पता रहता है, और एक मेजरिंग डिवाइस सेंटर में रहता है, बिल्कुल बीचों बीच, वहां पे से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग देखेंगे अपने इसमें। फिर हमारा आ जाता है एक लोड सेल। सो लोड सेल क्या होता है, एक फोर्स ट्रांसड्यूसर है जो कि कन्वर्ट करता है फोर्स को, जैसे टेंशन, कंप्रेशन, प्रेशर या टॉर्क, जिसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। ठीक है, फोर्स किस तरह, कितने तरह का हो सकता है, फोर्स हो सकता है हमारा टेंशन यानी कि खिंचाव, कंप्रेशन यानी कि दबाव, है ना, टॉर्सन मतलब कि ट्विस्ट यदि करते हैं तो ये भी एक फोर्स ही, एक तरह का फोर्स ही है। तो लोड सेल क्या करता है, इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है ताकि हम लोगों को एक कंप्लीट एक्यूरेट डाटा मिल सके उस पर्टिकुलर चेंज का। ठीक है, फिर आ जाता है टॉर्क मेजरमेंट। टॉर्क मेजरमेंट जो होगा, टॉर्क को मेजर करने का काम करते हैं। टॉर्क मतलब क्या हुआ, कितना रोटेशनल इफेक्ट आप डाल रहे हैं। जैसे इंजन आपका चल रहा है तो क्या कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। इंजन की स्पीड जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली टॉर्क ही ना प्रोड्यूस करता है, वो पहले से जो स्पीड पे चल रहा है उसके बाद थोड़ी और गति देता है तो वो टॉर्क हो जाता है। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए प्रॉनी ब्रेक जो हम लोग देखे थे वहां पे, प्रॉनी ब्रेक जो टॉर्क को मेजर करता है। फिर एडी करंट है, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक डायनामोमीटर है प्रेशर मेजरमेंट के लिए। मैक्लोइड गेज है, मैक्लोइड गेज जो होता है वो हमारे वेरी लो प्रेशर मेजरमेंट्स के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सेकेंड यूनिट में हम लोगों को इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग चीजें, इन सबको हम लोग डिटेल वे में पढ़ेंगे। आते हैं हम लोग थर्ड यूनिट में, पहले आप इन सब चीजों को देख लीजिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है आपको अपने स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे जो एक उपकरण आपको दिख रहा है, ये एक उपकरण जो है ये हम लोगों को फ्लो को दिखा रहा है, किसी भी चीज के फ्लो को। तो फ्लो किसका हो सकता है, या तो एयर का हो सकता है, या फ्लूइड का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है। इसमें हम लोग लिक्विड के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिक्विड के फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिक्विड में जितनी भी तरह की चीजें होती हैं उन सबको मेजर करने के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ये जो हमारा एक उपकरण है, इस उपकरण का नाम है हमारा स्लाइड ग्लास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड ग्लास। मैं यहां लिख देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड ग्लास। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड ग्लास। और दूसरा जो आपको दिख रहा है वो हम लोग का कहलाता है रोटामीटर। ठीक है, ये दोनों उपकरण बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं हमारे फ्लो के लिए, फ्लूइड के फ्लो को मेज़र करने के लिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर बॉयलर में लेवल
नापने के लिए अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो हमारा इन दोनों उपकरणों से होता है। बेसिकली ये फ्लूइड से ही हम लोग रिलेटेड है। वाटर, हाइड्रोलिक्स, लिक्विड, किसी भी तरह का फ्लूइड है उसको मापने का हम लोग काम करते हैं। तो आपके लिए मैं इस एनिमेशन को चला देता हूँ। अभी आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक मिनट। तो ये जो हमारा स्लाइड ग्लास है इसका काम होता है, एक टाइप का लेवल सेंसर है, एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब है जिससे कि कोई भी टैंक का ऑपरेटर जो है अपना चेक कर सकता है कि कितना लेवल ऑफ फ्लूइड जो है उस टैंक में हमारी अवेलेबल है। ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास सेकेंड जो रोटामीटर है, रोटामीटर क्या मेजर करता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इन अ क्लोज ट्यूब। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इन अ क्लोज ट्यूब, मतलब एक बंद ट्यूब रहेगा, एक बंद ट्यूब है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हम लोग जो है मापते हैं, यानी कितना वॉल्यूम का फ्लूइड जो है एक पर्टिकुलर टाइम में जो है वो फ्लो कर रहा है, अपने फ्लो के साथ वो चल रहा है। तो ये चीज़ें जो है हमारी इसमें पढ़ने को आएंगी यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिकल मेजरमेंट्स। अप्लाइड मैकेनिकल मेजरमेंट्स एक तरह का मैकेनिकल मेजरमेंट्स ही है जो थोड़ा अप्लाइड फॉर्म में रहता है, उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें स्पीड मेजरमेंट्स है। स्पीड मेजरमेंट जो होता है कितने स्पीड से चल रहा है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाता है। एक घंटे में कितना किलोमीटर चल गए हैं भाई बाइक से या फोर व्हीलर से, वो स्पीड हो जाता है। तो उसके बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ टैकोमीटर्स। टैकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, टैकोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि आरपीएम बताता है। आरपीएम मतलब क्या हुआ, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में कितनी बार जो है कोई भी चक्का या कोई भी शाफ्ट कितनी बार घूमा है। रोटामीटर को क्या करेंगे, उसमें एक सेंसर रहता है, उसको ऐसे पॉइंट करेंगे जहां पे जिस भी चीज का हम लोगों को आरपीएम निकालना है वो क्या करेगा, काउंट कर लेगा कितने बार वो घूमा है एक मिनट के अंदर। तो वो डाटा हम लोग को डिजिटली दे देता है, वो आरपीएम में होता है। ठीक है। तो वो हम लोग को इसमें पढ़ना है। फिर हमारा आ जाता है रिवॉल्यूशन काउंटर। ठीक है। रिवॉल्यूशन काउंटर भी रिवॉल्यूशन को काउंट करता है, आरपीएम को काउंट करता है। रिवॉल्यूशन पर मिनट एक तरह का टैकोमीटर ही है। तो उसके बाद आ जाता है एडी करेंट टैकोमीटर्स। एडी करेंट टैकोमीटर्स भी एक तरह का डिवाइस है टैकोमीटर का ही, जो करंट और वेव्स के थ्रू हम लोगों को डाटा देता है। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट्स में आ जाएगा एक लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एलवीडीटी, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमारा कन्वर्ट करता है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, जो है ये एक करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। रेक्टिलिनियर मोशन, किसी भी चीज का अगर रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है उसको एक सिग्नल में चेंज करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है। एक तरह का एक आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ये एक टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैकेनिकल में पढ़ना है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आ जाता है फ्लो मेजरमेंट। अब फ्लो मेजरमेंट्स के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं किसी भी फ्लूइड के फ्लो के लिए, तो उसमें आ जाता है रोटामीटर्स जो हमारा यहाँ पे दिख रहा था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को दिखाता है। टरबाइन मीटर आ जाता है। फिर टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, टेम्परेचर मेजर करते हैं हम लोग कि किसी भी चीज का तापमान कितना है। ठीक है, उसमें रेसिस्टेंस थर्मोमीटर है। ऑप्टिकल पायरोमीटर्स है। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर्स जो होता है ये एक तरह का टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है जो कि टेम्परेचर ऑफ मॉल्टन मेटल्स को मापता है, यानी कि जो पिघली हुई धातु है उसका टेम्परेचर कितना है, फर्नेस का टेम्परेचर कितना है, जिसमें जिसमें कि वो धातु को पिघलाया गया उसका टेम्परेचर कितना है, इसको मापने का काम करता है हमारा ऑप्टिकल पायरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिससेलेनियस मेजरमेंट्स, यानी कुछ अलग मेजरमेंट्स की चीजें भी होती हैं। उसमें क्या है, एक ह्यूमिडिटी मेजरमेंट्स, कितनी आर्द्रता है ना, ह्यूमिडिटी कितनी है उसको मापते हैं। कभी कभी गर्मी बढ़ जाएगा तो देखें कितना ह्यूमिड एयर रहता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उमस, तो उसको उमसता को नापता है ह्यूमिडिटी मेजरमेंट्स में। हेयर हाइग्रोमीटर, अब इसमें दो चीजें हैं, एक है हमारा हाइग्रोमीटर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, सॉइल या कन्फाइंड स्पेस को मापने का काम करता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आप लोग क्या समझेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, सॉइल या कोई कन्फाइंड स्पेस। अब इसी में जो है हाइग्रोमीटर में डेंसिटी मेजरमेंट करते हैं, कितना डेंसिटी है, कितनी घनत्वता है, कितनी घनत्व है आपके वाटर वेपर की।
सेकेंड जो है वो हमारा जो है हाइड्रोमीटर है। सो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में डिफरेंस क्या है? हाइग्रोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर के लिए यूज करते हैं। हाइग्रोमीटर को जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी किसी भी जगह की, किसी भी एयर या फ्लो या फ्लूइड की, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोमीटर से हम लोग उसको नापते हैं। इसमें लिक्विड लेवल मेजरमेंट होगा। इसी में स्लाइड ग्लास है, देखिए साइड ग्लास इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एल छूट गया है, स्लाइड ग्लास होगा, है ना। तो स्लाइड ग्लास होता है। फिर फ्लोट गेज होता है बायोमेडिकल मेजरमेंट्स के लिए। स्फिग्मो मैनोमीटर होता है। स्फिग्मो मैनोमीटर होता है, मोनोमीटर नहीं। स्फिग्मो मैनोमीटर एक तरह का ब्लड प्रेशर को मापने का एक डिवाइस है। आप देखते होंगे कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए एक डिवाइस होता है, छोटा सा, एक डॉक्टर निकालेगा, हाथ में ट्यूब डलाएगा, उसको स्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मापने का काम करता है, ब्लड के प्रेशर्स को मापने का काम करता है, ठीक है। तो आपके यूनिट थर्ड में हम लोगों को अब हम लोगों को इतना ही चीजें पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट फोर्थ में। पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए क्या क्या चीजें हो रही हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो छात्रों क्या देखा आपने? यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा दो ब्लॉक, दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं। इन दोनों ब्लॉक्स में, ब्लॉक मतलब टुकड़ा, इन दोनों ब्लॉक्स में, एक ब्लॉक में क्या है, एक शाफ्ट निकला हुआ है, इसको शाफ्ट बोलते हैं। और दूसरे ब्लॉक में जो है एक होल है, ठीक है, यानी छेद है। तो शाफ्ट एंड होल, इन दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ये भी एक मेजरमेंट का हिस्सा है। यहाँ पे चेक ये हो रहा है कि ये जो शाफ्ट है क्या इस होल में अच्छे से बैठ रहा है, अच्छे से हमारा फिट हो रहा है। तो लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंस, इनसे निकल के आएगा ये टर्म्स, इनको हम लोग को इसमें पढ़ना है, आगे हम लोग देखेंगे सिलेबस में। तो शाफ्ट एंड होल बेसिस सिस्टम ये एक तरह का हमारा इसका डेमोन्स्ट्रेशन है, इसका हम लोग सीन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो होल होता है उसके अंदर शाफ्ट कितने अच्छे से फिट बैठता है, कितना टाइटली फिट होता है, कितना लूजली फिट होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड में हम लोगों को स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट्स है, जो हम लोगों ने पहले इसमें देखा था। स्क्रू थ्रेड्स के लिए कौन कौन से गेजेस यूज होते हैं, यहाँ देखिए ये थ्रेड्स है, इसको हम लोग मेजर करते हैं। ये बड़ा मतलब लार्ज डायमीटर है, ये स्मॉल डायमीटर का थ्रेड्स है। तो स्क्रू थ्रेड का मेजरमेंट कैसे करते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं अपने इस सेक्शन में। स्टार्ट करते हैं यूनिट फोर्थ के बारे में डिस्कस करना। तो यूनिट फोर्थ में आ जाता है लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंस, जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का मतलब लिमिट कितनी सीमा है ना, एक सीमा दी जाती है जिसके अंतर्गत किसी भी चीज का डिजाइन होता है। फिर एक फिट हो जाता है, फिट्स मतलब क्या हुआ, कैसे वो फिट होगा, है ना, उस डिजाइन में कैसे फिट होगा उसके बारे में है। टॉलरेंसेस, कुछ छूट दी जाती है। टॉलरेंस का मतलब होता है छूट देना। कुछ छूट इसीलिए देते हैं क्योंकि अगर फिट नहीं हुआ तो बाद में मशीनिंग करके उसको जो है कम या अधिक किया जाता है, ठीक है, उसको टॉलरेंस बोलते हैं। फिर आ जाता है सेलेक्टिव असेंबली, इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक काम कर लिया, उसी काम को हम लोग उसी चीज को हम लोग उस काम के करने के बाद दूसरे काम के लिए प्रयोग करते हैं, उसको इंटरचेंजेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। एक ही सामान को मल्टीपर्पज के लिए यूज करते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी वहां पे दिखेगा। होल एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम यहाँ पे हम लोग को समझ में आया। फिर टेलर्स प्रिंसिपल है, टेलर्स प्रिंसिपल से भी हम लोग मेजरमेंट्स के मेन बेसिक चीजों को समझेंगे, ठीक है। फिर डिजाइन ऑफ प्लग रिंग गेज, डिजाइन ऑफ प्लग गेज, डिजाइन ऑफ रिंग गेज पिछले यूनिट में भी था। फिर इसमें IS 919 1993 एक तरह का एक स्टैंडर्ड है जो प्रोवाइड किया जाता है किसी भी तरह के मेजरमेंट्स के चीजों के लिए। ISO कोड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंडियन स्टैंडर्ड्स जो हमारे भारत में यूज किया जाता है, जैसे ISO सर्टिफाइड, आप देखते हैं ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है, तभी आप चीजों को समझ पाते हैं कि वो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। तो IS 919 1993 एक कोड है जिसमें कि लिमिट, फिट, टॉलरेंस और गेजेस के बारे में दिया गया है। IS 3477 1973 जो है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी गेजिंग एंड इंस्पेक्शन के बारे में हम लोग को उसके बाद पढ़ना है। ये दोनों IS कोड्स अलग अलग हैं,
ठीक है। लिमिट्स फिट्स टॉलरेंस से रिलेटेड, गेजेस से रिलेटेड एक 34/77/1973 है और 919 1993 है। 1993 में स्थापना हुई इसलिए 1993 लिखा हुआ है, 1973 में स्थापना हुई तो इसलिए 1973 लिखा गया, मतलब फॉर्म किया गया इस चीज को। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी गेजिंग एंड इंस्पेक्शन है। मल्टी गेजिंग में बहुत सारे गेजेस को मिला करके हम लोग काम करते हैं, मल्टी गेजिंग हो जाता है। इंस्पेक्शन में जांच करेंगे, ठीक है, कि वो जो हमारा मेजरमेंट है वो सही है कि नहीं। फिर आ जाता है एंगुलर मेजरमेंट। एंगल के मेजरमेंट के लिए जैसे हम लोग बेवल प्रोटेक्टर को कर रहे थे, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन यूज होंगे एंगल मेजरमेंट के लिए, जैसे वर्किंग एंड यूज ऑफ यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होता है जो हम लोग देखे थे पिछले यूनिट में, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। साइन बार भी एंगल के मेजरमेंट को बताता है। स्पिरिट लेवल जो होता है एक लेवल को बताता है कि आपका जो ग्राउंड सरफेस है वो कितना ज़्यादा लेवल्ड में है, ठीक है। उसमें एक रहता है अंदर में फ्लूइड, उसके अंदर एक बुलबुला रहेगा, वो एक बिल्कुल सेंटर पे यदि आ जाएगा, बुलबुला नहीं बोलते हैं बट वो उसको मेजरमेंट का डिवाइस बोलते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं बहुत अच्छे से क्या होता है हमारा। तो स्पिरिट लेवल से हम लोग क्या करते हैं, कितना फ्लैट है सरफेस उसको जांचते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ क्लाइनोमीटर्स, क्लाइनोमीटर एंगल मेजरिंग है, ठीक है। एंगल गेजेस विथ न्यूमेरिकल ऑन सेटिंग ऑफ एंगल गेजेस, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है, सेटिंग ऑफ एंगल गेजेस के बारे में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देखेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट्स। अब स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट्स में जो स्क्रू है उसके में जो थ्रेड्स मैंने दिखाया था नट एंड बोल्ट्स के थ्रू, है ना, बोल्ट में जो स्क्रू बना हुआ रहता है उसको हम लोग गुना भी बोलते हैं, तो उसकी मेजरमेंट करेंगे, उसकी मापेंगे, उसको मापने का काम करेंगे। क्या क्या है उसमें, आईएसओ ग्रेड एंड फिट्स ऑफ थ्रेड, आईएसओ ग्रेडिंग क्या क्या की गई है उसके अंदर, और क्या क्या फिट्स ऑफ थ्रेड है उसके बारे में पढ़ना है। एरर्स इन थ्रेड्स, पिच एरर्स, एरर्स क्या क्या है उस थ्रेड में, कौन कौन सी त्रुटियां आती हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पिच एरर, पिच एरर मतलब कि पिच को जब निकालेंगे उस समय क्या त्रुटियां आएगी। पिच मैंने बताया था एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा पिच कहलाता है, तो पिच एरर हो गया। मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सच एज मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, पिच, ये सब मेजर करते हैं हम लोग। मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर पूरे थ्रेड्स के साथ, माइनर डायमीटर थ्रेड्स के बिना, ठीक है, वो डायमीटर दोनों का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इफेक्टिव डायमीटर दोनों के बीच का जो डिफरेंस दैट इज इफेक्टिव। पिच, पिच को देखेंगे। फिर उसके बाद टू वायर मेथड, थ्रेड गेज माइक्रोमीटर है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर है। टू वायर मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड्स का मेजरमेंट करते हैं, मेथड होता है। थ्रेड गेज माइक्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोमीटर का काम क्या है, माइक्रोमीटर का काम जो पहले मेन स्क्रीन पे हम लोगों ने देखा था उससे हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, डायमीटर निकालते हैं, है ना, बीच का जो डायमीटर हो गया, शाफ्ट का जो डायमीटर होगा, तो थ्रेड अगर लगा हुआ है उसमें भी हम लोग अगर डायमीटर निकालते हैं तो वो हमारा थ्रेड गेज माइक्रोमीटर से निकालते हैं। इसी तरह फिर वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, काम करने की जो प्रक्रिया है फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर की, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो फोर्थ यूनिट में हमारी इतनी सारी चीजें रहेंगी, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ यूनिट में, देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, आप पहले स्क्रीन पे देख लीजिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या दिखा आपको, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ गियर्स दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है ग्लोबाइड वार्म गियर। एक ग्लोबाइड वार्म गियर होता है, वार्म व्हील के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ रहता है गियर का, देखिए कितना अच्छा बेहतरीन अरेंजमेंट है, मैकेनिकल का बहुत ही बेहतरीन एक नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। तो आप देखिए ये हमारा जो है एक वार्म गियर का एग्जाम्पल है। दूसरा जो है हमारा टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग किसका हो रहा है, तो रनआउट का टेस्टिंग हो रहा है। रनआउट एक तरह का एक ऐसा टेस्टिंग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को 360 डिग्री घुमाते हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नजर आता है तो उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर में एक डायल गेज लगा हुआ है, डायल गेज बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर डिफेक्ट नजर आ रहा है एक सरफेस फिनिश पे, तो ये 360 घूमने के कारण जो है डिफ्लेक्शन हो रहा है उस जगह पे, थोड़ा सा वो अपने पाथ से डेविएट कर रहा है, थोड़ा सा भटक रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनआउट टेस्टिंग, ठीक है। ये हमारे
टेस्टिंग का एक हमारा एक नज़ारा है। तो हमारे 5th यूनिट में जो हम लोग चीज़ें को पढ़ने वाले हैं उसमें गियर मेजरमेंट एंड टेस्टिंग है। गियर मेजरमेंट, गियर जो बनता है हमारा, उसमें क्या क्या उसके टीथ्स होते हैं, दांत होते हैं, इनको दांत बोला जाता है, थ्रेड्स जो होते हैं बेसिकली। तो उनको हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे और क्या टेस्टिंग करेंगे, उसकी जांच कैसे करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। तो एनालिटिकल एंड फंक्शनल इंस्पेक्शन। एनालिटिकल एंड फंक्शनल इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। एनालिटिकल मतलब क्या हुआ कि आपने एनालाइज किया, उसको देखा और उसको नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद जो आपके पास डाटा आया वो एनालिटिकल हो गया। फिजिकल इंस्पेक्शन में स्वयं प्रेजेंट होकर के आप उसको फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं, देन आप उसको जो है डिटरमाइन करते हैं कि वो क्या है। तो एनालिटिकल में हम लोग डाटा जो लिखेंगे फॉर्मूला वगैरह लगा के जो हम लोग के पास आएगा डाटा, वो एनालिटिकल हो गया। फिजिकल में हम लोग वहाँ खुद प्रैक्टिकल करके उसको मेजर करेंगे, सो दैट इज फिजिकल इंस्पेक्शन। उसी में रोलिंग टेस्ट मेजरमेंट आएगा, जैसे इस ये हमारा रोलिंग टेस्टिंग है मेजरमेंट, जिसमें टूथ थिकनेस यानी दांत की कितनी चौड़ाई है, कितनी मोटाई है, उसको टूथ थिकनेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें कांस्टेंट कॉर्ड मेथड होगा। फिर गियर टूथ वर्नियर, एरर्स इन गियर सच एज बैकलैश, रनआउट, कंपोजिट। देखिए एरर्स, ये रनआउट जो है टेस्टिंग जो है वे उसी का एक नज़ारा है। ये टूथ थिकनेस के से रिलेटेड ही हैं। हमारे एरर्स इन गियर्स सच एज बैकलैश भी एक तरह का एरर है, त्रुटि है। रनआउट भी त्रुटि है और कंपोजिट भी त्रुटि है। तो इन सब को अगर कोई मापता है तो हमारा बहुत सारे मेजरिंग डिवाइस जैसे गियर टूथ वर्नियर है, ये चीज़ें जो है हमारे इन सब चीज़ों को मेजर करने का काम करती हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है इसमें आ जाएगा मशीन टूल टेस्टिंग। मशीन टूल टेस्टिंग का मतलब हो गया जो उपकरण मशीन टूल्स में लगाए जाते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। यानी कि वो काम करेंगे तो उनकी टेस्टिंग होनी जरूरी है। स्क्रू ड्राइवर को यूज करने से पहले क्या करते हैं, उसको नुकीला बनाते हैं, उसके कोर को जो है थोड़ा सा पतला करेंगे। चाकू का प्रयोग करने से पहले उसको धारदार बनाएंगे। तो ये सब टेस्टिंग जो होगी वो टूल की टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो मशीन टूल की टेस्टिंग है उसमें क्या आएगा, पैरेललिज्म। यानी कि जो टूल है वो हमारा पैरेलल है कि नहीं, जो वर्क हम लोग करने वाले हैं वो बिल्कुल सीध में होना चाहिए। तो अगर पैरेलल है तभी वो काम करेगा। स्ट्रेटनेस, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे कि एक पेन है, तो ये एक पेन क्या बिल्कुल सीधा है, ऐसे करके देखते हैं तो हाँ ये बिल्कुल सीधा लगता है। तो ये स्ट्रेटनेस को दिखाता है। स्क्वायरनेस, स्क्वायरनेस हो जाता है यानी कि कॉर्नर जो बनेगा हमारा वो हमारा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, स्क्वायरनेस में क्या होगा, स्क्वायर जो बनाते हैं हम लोग, तो स्क्वायर बनाएंगे तो 90 डिग्री का होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं, वर्ग। ठीक है, तो वर्ग में क्या होता है, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो कि बिल्कुल ही ऐसा है, स्क्वायर के फॉर्म का इंस्ट्रूमेंट है, कोई टूल है। तो इसके बीच का जो ये एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसको यदि मापते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्वायरनेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायरनेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर आ जाता है हमारा कोएक्सियली, यानी कोएक्सियली का मतलब क्या हुआ, एक्सिस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, एक्स और वाई एक्सिस होता है तो कोएक्सियल है दोनों एक दूसरे के। कोएक्सियल मतलब 90 डिग्री चारों क्वाड्रेंट में आपको मिलते हैं, कोएक्सियल ये कहलाता है। तो वो हम लोग चेक करते हैं। राउंडनेस चेक करते हैं, कितना राउंड है, कितना गोल है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको चेक करते हैं, जिसमें रन आउट आएगा। तो रन आउट यहां से आ रहा है। अलाइनमेंट टेस्टिंग आ रही है मशीन टूल की, जैसे आईएस स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार जो होनी चाहिए आपकी अलाइनमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए। कितना सीधा होना चाहिए, जैसे कतार में होना चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, एक कतार में। यदि कोई असेंबली में आप जाते हैं, स्कूल में आपने असेंबली अटेंड की होगी, तो क्या होगा, लोगों को स्टूडेंट्स को जो है एकदम कतार में लगाते हैं, वो अलाइनमेंट हो गया है ना। तो उसकी अलाइनमेंट टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं, क्योंकि अलाइनमेंट यदि नहीं रहेगा टूल और वर्कपीस के बीच में तो सही से कट नहीं होगा, सही से मशीनिंग हमारी या उस पर काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है।
और ये हमारा IS स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार होना चाहिए, यानी इंडियन स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हमको 5th यूनिट्स में कवर करनी है। सो इतनी सारी चीज़ें जो है हम लोग को पढ़नी है। आई होप कि ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आई होंगी। इनको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा कौशिक सर के साथ। और एक नए जगह पे हम लोग चलेंगे, नई चीज़ों को सीखने की जो है क्षमता हम लोग में जगेगी, नई चीज़ों की क्षमता डेवलप होगी मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के माध्यम से, ताकि आगे चल के हम लोग बहुत आसानी से तरक्की की ऊंचाइयों पे पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो इन सब में छोटे छोटे एलिमेंट्स को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है कि मैं आपको जो है बहुत ही आसान बना दूंगा इस सब्जेक्ट को। तो आप बिल्कुल ही ध्यान लगा के पढ़ें, और फिर इसके बाद हम लोग जब स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट को, तो उसमें मिलेंगे अगले क्लास में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत मैं प्रेजेंट होने वाला हूँ अगले क्लास में। तो बने रहिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।